हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये और समझना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा द लिविंग वर्ल्ड से माइटोसिस म्योसिस की बात आ रही है और जो वो माइटोसिस और म्योसिस है वो यहीं से फॉलो की जाती है। अब हम डिटेल में समझेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए, सबसे पहले आप मान के चलिए हमारे पास एक सेल है। ये सेल में ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने से आप देखो इसके जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस विल रिमेन बट साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। तो इस स्टेज पे आप देखोगे जो न्यूक्लियस है इट इज ब्रेन ऑफ द सेल। इसका जो कंट्रोल है साइटोप्लाज्म में वो कम हो गया। तो इस केस में जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जाती है तो उस टाइम सेल में स्टिमुलस डेवलप होते हैं डिवीजन के, उस टाइम सेल डिवाइड करता है। तो अब जो ये सेल है ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक से दो सेल बन जाएंगे। अब बेसिकली जो ये सेल है इनमें फिर ग्रोथ होगी, दे विल अंडरगो ग्रोथ। अब हमने फिर देखा जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में होल्ड है वो कम हो गया, तो इस स्टेज में इट विल डिवाइड अगेन। इस तरीके से सेल डिवाइड होता रहता है और अपना लाइफ साइकिल चलाता रहता है। अब एक डिवीजन से लेके दूसरी डिवीजन तक जो पीरियड है, एक डिवीजन से लेके दूसरी डिवीजन तक का जो पीरियड है इसे हम बोल देते हैं सेल साइकिल। दिस इज नोन एज सेल साइकिल। अब हमें इसे डिटेल में समझना है। अब आप देखोगे जो सेल है ये तीन वे से डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड्स बाय थ्री वेज। ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड म्योसिस। अब हमें इनके बेसिक समझने हैं। ए माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है और म्योसिस क्या होती है। ए माइटोसिस, ए माइटोसिस को डिस्कवर किया रमक ने। डिस्कवर्ड बाय रैमक। और जो ए माइटोसिस है ये डायरेक्ट डिवीजन है। डायरेक्ट डिवीजन का मतलब विदाउट विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। अब इस डायरेक्ट डिवीजन में होता क्या है, जैसे आप मान के चलो ये सेल है, ये सेल में इसका पड़ा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये पड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब सबसे पहले क्या होगा, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो जाएगा।
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेल्प है ये पिंच ऑफ होना शुरू हो जाएगा, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और एक क्रोमेटिन थ्रेड को, डीएनए को एक साइड पे ले आएगा और दूसरे क्रोमेटिन थ्रेड को दूसरी साइड ले जाएगा। तो मान के चलो स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग जो इसका क्रोमेटिन थ्रेड था वो रेड वाला था, उसमें 20 जीन्स पड़े थे, जो रेड वाला जेनेटिक मटेरियल है। तो अब बेसिकली रेड और ब्लैक में 20-20 हो गए 40। बट जब ये डिवाइड हुआ तो इस केस में कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई, जो ना तो न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपियर हुआ, सेम न्यूक्लियर एनवेल्प में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेल्प के पिंच होने से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हो सकता है इसमें 19 जीन्स रह गए हों और इसमें 21 जीन्स चले गए हों। तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन होती है जेनेटिक मटेरियल की। ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक सेल में थोड़ा सा डीएनए ज्यादा चला गया और दूसरे सेल में डीएनए थोड़ा सा कम चला गया। और डायरेक्ट डिवीजन क्यों? क्योंकि बड़े ध्यान से देखो, न्यूक्लियर एनवेल्प में ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेल्प के पिंच होने से ही डीएनए डिवाइड हुआ। अब बेसिकली ये तो होगी कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की डिवीजन। अब बेसिकली इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। ऐसे एक से दो सेल बन जाते हैं एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज एमाइटोसिस, डिस्कवर्ड बाय रेमैक। तो अब आपने देखा एक सिंपल सी डिवीजन है और ये पाई कहाँ जाती है? एमाइटोसिस है जो, ये आपको नजर आएगी अमीबा में, ये नजर आएगी जो अपनी बॉडी के कैंसरस सेल्स हैं जिनमें कैंसर हो जाता है। ठीक है जी, तो आई होप एमाइटोसिस आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एमाइटोसिस इज डायरेक्ट डिवीजन डिस्कवर्ड बाय रेमैक। In this division, genetic material replicates inside the nucleus and nucleus pinches off to form two daughter nuclei and division of cytoplasm makes two cells. And in this division, there is almost equal division of genetic material takes place. अगर एक में मान के चलो 19 जीन्स गए हैं तो दूसरे में 21 जीन चले जाते हैं, इतनी सी डिवीजन का फर्क है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन बोली जाती है। इज दिस क्लियर? अब हम देखेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस से पहले छोटे छोटे जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे सेल डिवीजन के। लो जी, आ गया सेल साइकिल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल? अब एक लिविंग सेल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? हमने द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा, ठीक है? तो उसके इसमें कैरेक्टर्स में हमने ग्रोथ भी पढ़ा और हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा। ग्रोथ में हमने अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज नोन एज ग्रोथ। पर मैंने आपको बताया इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, परमानेंट इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज ग्रोथ। और
रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। और जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सेल के। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स। सेल भी ग्रो करते हैं और सेल भी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब एक न्यूबॉर्न बेबी है, अब जो वो बड़ी हो रही है, ये देखो ये अडल्ट होगी। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस न्यूबॉर्न बेबी और इस अडल्ट की अगर हम सेल्स कंपेयर करें तो आपको क्या फर्क नजर आएगा? आपको नजर आएगा इस न्यूबॉर्न बेबी और इस अडल्ट के जो सेल्स हैं उनका साइज सेम है। फिर फर्क कहां पे पड़ा? नंबर ऑफ सेल्स। जो अडल्ट है इसमें नंबर ऑफ सेल्स ट्रिलियंस में है इन कंपैरिजन टू दिस न्यूबॉर्न बेबी, है ना। ऐसे जो ये एग है, ये एग सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल से देखो ये मल्टी सेलुलर चिक बन गया, तो हुआ क्या होगा? एक ग्रोथ हुई होगी और दूसरी रिप्रोडक्शन हुई होगी। अब जितने भी सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स। हमने यही पढ़ा। जो सेल थ्योरी है वो श्लीडन एंड श्वान ने दी, लेकिन सेल थ्योरी में एक ऑब्जेक्शन थी, एक प्रॉब्लम थी। सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी नए सेल कहाँ से आते हैं। तो जो रुडोल्फ विर्चो हैं उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुले, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यही लाइन है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell give rise to two daughter cells. अब जो ये डॉटर सेल्स हैं ये भी ग्रो करेंगे तो इनकी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगी। न्यूक्लियस का साइज तो सेम रहेगा लेकिन साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, तो उस केस में न्यूक्लियस का वॉल्यूम सेम है लेकिन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया, तो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल है वो कम हो गया। एट दिस स्टेज सेल विल डिवाइड। ठीक है, दे गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। अब ये सारा कुछ हो कैसे रहा है? बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल। अब सेल डिवीजन क्या है? अब सबसे पहले हम सेल डिवीजन को प्रोसेस बोलेंगे। सेल डिवीजन इज अ लिविंग प्रोसेस। Cell division is a living process by which parental cell divides into two or more daughter cells. ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होता है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में। अब सेल साइकिल क्या है? अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब एक सेल से दो सेल बनने हैं तो हमने बोला न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस में क्या पड़ा है? क्रोमेटिन थ्रेड जिसमें डीएनए पड़ा है, और डीएनए इज ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। तो अगर एक सेल से दो सेल बनने हैं तो सबसे पहले दूसरे सेल के लिए किसे कॉपी करना पड़ेगा? डीएनए को। जब डीएनए से डीएनए बनता है, ऐसे क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका का मतलब ही क्या होता है? फोटोस्टेट, है ना। हम कहते हैं जा यार जो ये पेज है इसकी रेप्लिका करवा ला। रेप्लिका का मतलब फोटोस्टेट। सिमिलर वे डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास फ्रॉम वन ओरिजिन डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये देख लो पहले। ये जो आपको सिंगल डीएनए नजर आ रहा है, ये देखो, ये ब्लू कलर वाला सिंगल डीएनए है ना। ये जो डीएनए इसमें टू स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो, ये डीएनए ना इसमें टू स्ट्रैंड्स हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्योंकि डीएनए नेचर में डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है।
अब बेसिकली एंजाइम्स की हेल्प से, ये देखो एंजाइम्स की हेल्प से ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स ओपन हो गए, और दूसरे एंजाइम्स की हेल्प से जो सिंगल सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उन्होंने एक एक स्ट्रैंड और बना लिया। ये देखो पहले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स ओपन हुए एंजाइम्स की हेल्प से, और एंजाइम्स की हेल्प से ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स हैं इन्होंने एक एक स्ट्रैंड और बना लिया। इसका मतलब ऐसे एक डीएनए से दो डीएनए बन सकते हैं जो एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी है, इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब जब भी डीएनए से डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड तो पुराना ही रहता है। देखो एक स्ट्रैंड तो इसमें ब्लू वाला ही है ना। देखो एक रेड वाला नया स्ट्रैंड बन गया। तो जब भी डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड पुराने वाले का रहता है, एक नया बनता है। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। भी जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा और एक नया बनेगा। ये चीजें हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सेल साइकिल है। अब जो सेल साइकिल है इसे हम साइकिल की फॉर्म में ही बनाएंगे। वी विल ड्रॉ दिस इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। तो एक साइकिल ने यहां से अपनी जिंदगी शुरू की। ये साइकिल ने जब यहां से जिंदगी शुरू की तो ये यहां से चलना शुरू हुआ, ऐसे चलना शुरू हुआ और यहीं पे वापस पहुंच गया। तो एक से कितने सेल्स बन गए? 2 सेल्स बन गए। ठीक है, अब बेसिकली इसे हम बोल देते हैं G1 फेज, इसे बोल देते हैं S फेज, इसे बोल देते हैं G2 फेज और इसे बोल देते हैं M फेज। चलो इसमें समझाता हूं। ये देखो ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज। जो ये G1 से लेके जो G2 के एंड तक का फेज है इसे हम बोलते हैं इंटरफेज। दिस इज नोन एज इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। G1 की स्टार्टिंग से लेके G2 के एंड तक जो फेज है दिस इज नोन एज इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। ऐसा फेज जिसमें सेल अपेरेंटली डिवाइड नहीं हो रहा। और ये आ गया अपना G2 के एंड से M के एंड तक। M फेज। इसका मतलब जो सेल साइकिल है इसमें एक सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल G1 S G2 M। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है जी। अब G1 S G2 इसे क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं इंटरफेज और ये M फेज को क्या बोल रहे हैं? M फेज, माइटोटिक फेज। अब इसकी डिटेल पढ़नी है हमने माइटोसिस में। वी हैव टू अंडरस्टैंड अब ये G1 क्या होता है, क्यों होता है, इंटरफेज क्या होता है, क्यों होता है। अब इसी के बेसिक्स पे हमने बात करनी है। व्हाट इज सेल साइकिल? बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, इसका डीएनए डबल हो रहा है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, अपनी ऑर्गेनेलिस डबल कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स
और डिवाइड होके 2 सेल्स बन रहा है, इज नोन एज सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। पहले तो जो सेल ग्रोथ है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग ओनली स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल एंड दिस इज एस फेज। एस फेज का मतलब ही सिंथेटिक फेज है, इसमें ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है। जो रेप्लिकेटेड डीएनए है देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। These events are themselves under genetic control। अब ये जो इवेंट्स हैं, पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं। Wide range of mechanisms that are used by cell to increase or decrease the production of specific genetic products, protein और RNA। अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस सारी बायोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। जेनेटिक कंट्रोल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अब हमें पता है ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन अवर डीएनए। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर हम टिपिकल ह्यूमन सेल लें तो वो कल्चर मीडियम में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड कर जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर एग्जामिनर पूछता है ह्यूमन सेल इन कल्चर डिवाइड अप्रोक्सीमेटली वंस इन एवरी 24 आवर्स। वैसे ये चीज तो सेल टू सेल वेरी करेगी। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कल्चर मीडियम में डिवाइड नहीं करते, बट हम टिपिकल सेल वर्ड इसीलिए यूज कर देते हैं। जो ह्यूमन टिपिकल सेल हैं ये कल्चर मीडियम में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में एक बार डिवाइड कर जाते हैं। अब ये देखो जो लाइन मैं बता रहा था, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। इवन हमारी बॉडी में 260 टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से जो न्यूरॉन्स हैं वो तो कल्चर मीडियम में डिवाइड भी नहीं होंगे। तो इस केस में जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल की ड्यूरेशन है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगी या सेल टू सेल वेरी करेगी। जैसे ईस्ट सेल है, ईस्ट आपको पता है ये किंगडम फंजाई को बिलोंग करती है, लेकिन एक्सेप्शनली ये यूनिसेलुलर है। किंगडम फंजाई को क्यों बिलोंग करती है यूनिसेलुलर होने के बावजूद? इसे तो प्रोटिस्टा में होना चाहिए था। तो प्रोटिस्टा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोटिस्टा इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल किससे मिलता है? एस्कोमाइसीड्स क्लास ऑफ किंगडम फंजाई। दैट्स व्हाई ईस्ट इज प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये। और ईस्ट सेल कल्चर मीडियम में आप देखोगे 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। एवरी 9 मिनट से 1 से 2 सेल हो जाते हैं ये देखो, ये ईस्ट सेल है, इस पे बड बनी, ठीक है, बड पे फिर बड बन रही है, ऐसे ये सेल बडिंग शो करता है ना। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज और माइटोटिक फेज। मैंने आपको बोला इंटरफेजिक सेल है, जो मेरे हाथ में एक सेल है, मैं आपको बोल रहा हूं ये इंटरफेजिक सेल है, तो आप यही बोलोगे सर इसका मतलब यही हुआ नॉन डिवाइडिंग सेल है। यस, इंटरफेजिक सेल का मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल। तो इसका मतलब इंटरफेज वो वाला फेज हो गया जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, और माइटोटिक फेज और एम फेज जिसमें सेल डिवाइड करेगा। एम फेज ओफन कॉल्ड फेज ऑफ एपरेंट डिवीजन। इसमें डिवीजन आपको नजर आ रही है, काम तो इंटरफेज में भी चल रहा है, बट एपरेंटली जो मेन चीज नजर आ रही है वो आपको एम फेज में नजर आ रही है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप मान के चलो आपका बर्थडे है, कल आपका बर्थडे है। कल आपका जब बर्थडे है तो आपने सोचा यार ऐसे करते हैं केक घर पे बनाएंगे। तो केक बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो सबसे पहले आप मार्केट जाओगे, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, है ना, मैदा वगैरह, क्रीम वगैरह, और भी जो चीज़ें, शुगर वगैरह, मिल्क वगैरह जो केक बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो आपने अकमुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कर ली।
अब रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद आपने उस मटेरियल को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसे आपको बेक करना है। बेक करने के बाद आपको उसकी आइसिंग करनी है, आप उस पर क्रीम लगाओगे, उस पर डेकोरेशन क्रीम से फ्लावर बनाओगे, उस पर हैप्पी बर्थडे, ठीक है, टू अपना नाम लिखोगे, है ना, ये सारा कुछ करोगे ना। अब ध्यान से देखो, आपने सुबह प्रोसेस शुरू किया 9 बजे, तो 4:30 बजे तक, 9 से लेके 4:30 तक आप क्या कर रहे हो, केक ही बना रहे हो। फिर आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है 5 o'clock, 5 बजे। आपके दोस्त आए 5 बजे, 5 बजे आपके दोस्तों ने आपके आसपास खड़े हो गए, आसपास खड़े होके उन्होंने कहा 2-4 बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको छोटे गिफ्ट दिए। गिफ्ट देने के बाद आपने बेसिकली क्या है, नाइफ से उस केक के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब केक कब से बन रहा है, सुबह 9 बजे से। 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक तो हमारा टाइम केक बनाने में निकल गया, और काटने में हमने क्या किया, 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए। इसका मतलब जो सेल साइकिल की तैयारी है वो तो वहीं से शुरू हो गई थी 9 बजे से, लेकिन अपेरेंटली केक कटा कब, शाम को 5 बजे। सिमिलर वे ये सेल साइकिल है। जो इंटरफेज है इसमें नजर नहीं आ रहा भी जो सेल है वो डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, और अपेरेंटली आपको नजर कब आएगा, जब केक कट रहा होगा। केक कब कटेगा, एम फेज में। और सेल्स का मेन टाइम कहाँ गया, 9 से 4:30, इंटरफेज में। अब इसी चीज को मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, जो मैंने एग्जांपल दी है, इसी एग्जांपल को मैं इसके साथ अटैच करूंगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। It represents the phase when the actual cell division or mitosis begins. Interphase. Interphase represents the phase between two successive M phases. एक M phase से लेके दूसरे M phase तक के बीच का जो टाइम है, that is known as interphase. In human, cell division occur once in every 24 आवर्स। टिपिकल सेल में बोल सकते हो, है ना। ये इंटरफेजिक सेल दिखाया है, नॉन डिवाइडिंग सेल। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली एन आर। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, अगर 24 घंटे सेल डिवीजन में लग रहे हैं तो 23 घंटे तो वो तैयारी कर रहे हैं डिवीजन की, 24वें घंटे में कट रहा है। ये यही बात कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी में। इंटरफेस, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, फिर उसे मिक्स करो, मिक्स करने के बाद उसे बेक करो, बेक करने के बाद उसकी आइसिंग करो, फिर उस पर क्रीम के फ्लावर बनाओ, फिर उस पर हैप्पी बर्थडे टू यू लिखो, ठीक है। इंटरफेस 95% टाइम खा गया। चलो 10-15 मिनट में दोस्त इकट्ठे हुए, 2-4 बार उन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमने उस केक के 2 टुकड़े कर दिए, एम फेज। समझ गए, 95% टाइम कहां पे गया, इंटरफेज में, और 1 आवर कहां पे गया, सेल की डिवीजन में। एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, separation of daughter chromosomes, karyokinesis, division of nucleus, ends with cytokinesis, division of cytoplasm। ठीक है, एम फेज है जो छोटा सा फेज है, इसमें हुआ क्या, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, कैरियोकाइनेसिस खत्म हुई, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, 1 से 2 सेल बन गए, एम फेज खत्म। इंटरफेज, द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर इज इंटरफेज। इंटरफेज इज अ फेज ऑफ नॉन अपरेंट डिवीजन ऑफ द सेल। भाई आप मार्केट गए, आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, उसे आगे मिक्स किया, उसे बेक किया, तो अपेरेंटली तो आपके दोस्तों को ऐसा ही लग रहा है भी आप कुछ नहीं कर रहे, 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपने कुछ नहीं किया। बट देखो मेन जोर तो
केक बनाने में लग गया हमारा, तो सेम कंडीशन इंटरफेज है। तो पहले लोग भी यही सोचते थे, जो साइंटिस्ट है ना, वो सोचते थे इंटरफेज में सेल कुछ नहीं करता, रेस्ट करता है, ठीक है, और रेस्ट करता है, और जब एम फेज आता है तो उसमें डिवाइड होके 1 से 2 हो जाता है। पर जब साइंटिस्टों ने इसे डिटेल में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता लगा भी यार ये रेस्टिंग फेज बोल दो अब इसे, बट इट इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है जी, पहले इसे रेस्टिंग फेज बोल रहे थे, आज भी बोल देते हैं कुछ लोग रेस्टिंग फेज, बट मेटाबॉलिकली इट इज मोस्ट एक्टिव फेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। मैंने बोला ना, G1 से लेके, G1 की स्टार्टिंग से लेके G2 के एंड तक इंटरफेज है। गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज, गैप 2 फेज। ठीक है जी, तो इंटरफेज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? गैप 1, सिंथेटिक फेज एंड गैप 2 फेज। What is gap 1 phase? Gap 1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. Gap 1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. ठीक है, अब ध्यान से देखो, जहां पे M phase खत्म हो रहा है और जहां पे S phase शुरू होगा, उसके बीच वाला पार्ट ही गैप 1 फेज है। इसका नाम गैप है, इंटरफेज का पार्ट है, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, आपने 9 बजे तैयारी शुरू की केक बनाने की। सबसे पहले आप केक बनाने के लिए क्या करोगे? मार्केट जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे। सिमिलर वे में जो गैप 1 है, अगर सेल ने डिवाइड करना है, सिंथेटिक फेज में जाना है, तो गैप 1 में भी सेल किसकी तैयारी करेगा? रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करने की। न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन है, तो सिंथेटिक फेज में अगर डीएनए बनाना है तो उस केस में हमें न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, कुछ आरएनए इकट्ठे करने पड़ेंगे, कुछ प्रोटीन्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी, कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो वो भी रेप्लिकेट करेंगी G1 फेज में। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल कंटिन्यूस ग्रोज, रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। बट इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होएगी, अभी सामान इकट्ठा हो रहा है, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अब जो गैप 1 फेज है, इसे राजे हम डिसीजन मेकिंग फेज भी बोलते हैं। गैप 1 इज नोन एज डिसीजन मेकिंग फेज, ये वाला। अब जो सेल है, जरूरी नहीं है एक सेल हमेशा डिवाइड ही करता रहता है, उसमें डिवीजन रुक भी जाती है। तो उस केस में जो गैप 1 है, ये डिसीजन मेकिंग फेज है, इसमें सेल ने डिसीजन लेना है आगे क्या करना है। तो 3 तरह के डिसीजन ले सकता है सेल गैप 1 में। फर्स्ट, वो गैप 1 में ही पड़ा रहे। सेकंड, वो एस फेज में एंटर हो जाए। अगर वो गैप 1 से एस में एंटर हो गया, देन इट हैज टू कंप्लीट होल सेल साइकिल। ये नहीं कहेगा नहीं यार मेरा तो वापस जाने का दिल कर रहा है। ठीक है, इफ सेल एंटर्स फ्रॉम G1 to S, देन इट हैज टू कंप्लीट होल सेल साइकिल। तीसरा डिसीजन ये है, ये गैप 1 से गैप नोट में चले जाए, इट विल एंटर इन गैप नोट फ्रॉम गैप 1। अगर ये गैप 1 से गैप नोट में चला गया, G नोट में चला गया, तो ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। जैसे आप मान के चलो, अपनी बॉडी के अनस्पेशलाइज्ड सेल जो स्पेशलाइजेशन अटेन करते हैं, वो G नोट फेज में करते हैं, तो सेल कहाँ चले जाता है? गैप 1 से गैप नोट में चले जाता है। जैसे स्टेम सेल से आरबीसी का बनना,
जैसे प्लांट सेल्स में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल से जाइलम सेल बनना, फ्लोएम सेल बनना, स्पेशलाइज सेल्स बन रहे हैं ना। तो ये काम कहाँ पे होता है? जी नोट फेज में। ठीक है, देखो ये जो डार्क से कलर का हमने दिखाया हुआ है, ये डार्क से कलर का हमने दिखाया हुआ है, ये एम फेज है ना। तो उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस है। एम फेज अभी खत्म हो ही रहा है, के साथ में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, फिर जी नोट दिया हुआ है, फिर जी वन दिया हुआ है। और गैप वन आपकी 10th की तरह है। जैसे आप 10th में 3 डिसीजन ले सकते थे। पहला डिसीजन 10th में ही फेल हो जाओ, देन यू विल रिमेन इन 10th क्लास। सेल के पास भी ये डिसीजन है, गैप वन में ही पड़ा रहे। सेकंड डिसीजन, बट 10th होगी, अब उसके बाद कोई स्पेशलिटी वाला कोर्स कर लेना, कोई कार मैकेनिक बन गया, कोई स्कूटर मैकेनिक बन गया, कोई और स्पेशलिटी वाला काम सीख लिया, जी नोट में चला गया, जी वन से जी नोट में चला गया। उसके बाद ये भी हो सकता है उसका मन कर गया हो मेडिकल लेने का, अगर उसने मेडिकल लेना है तो वो जी वन से कहाँ एंटर करेगा? एस। अब वो नाउ ही हैज टू कंप्लीट होल सेल साइकिल जब तक वो एम मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचता। इज दिस क्लियर? ये 3 डिसीजन है जो सेल जी वन फेज में ले सकता है। सेकंड आ गया एस फेज। एस फेज का नाम ही सिंथेटिक फेज है। एस फेज सिंथेटिक फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब सिंथेटिक फेज में जो डीएनए कंटेंट डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स जिन पे डीएनए रैप हुआ होता है वो बनेंगी, और तीसरे नंबर पे सेंट्रियोल्स डबल होंगे। 3 चीजें बोली मैंने, डीएनए डबल होगा, सेकंड नंबर पे हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, थर्ड नंबर पे सेंट्रियोल्स डबल होंगे ड्यूरिंग सिंथेटिक फेज। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अगर पहले मान के चलो इसमें 2C डीएनए पड़ा था, तो सिंथेटिक फेज के बाद इसमें क्या हो जाएगा? 4C डीएनए। देखो डीएनए कंटेंट डबल हो गया। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C एट G1, जब G1 में पड़ा था सेल, तो जब ये S पार कर गया तो इसमें डीएनए कितना हो गया? 4C। इसका मतलब सिंथेटिक फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो गया। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। इस चीज का ध्यान रखना है, बच्चे ये गलती करके आते हैं पेपर में। इन एस फेज डीएनए कंटेंट डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। मान के चलो मेरे जो नॉर्मल सोमैटिक बॉडी सेल्स हैं, मेरा लीवर सेल, मेरा लंग सेल, मेरा किडनी सेल, मेरी स्किन सेल, ये मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, तो इनमें 46 क्रोमोसोम पड़े हैं। तो सबसे पहले जो मेरा स्किन सेल है वो हम मान के चलते हैं G1 फेज में आया। G1 फेज में रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया और सेल ने डिसीजन ले लिया डिवाइड करने का, और जब वो S में एंटर हुआ तो उसमें डीएनए कंटेंट डबल हो गया, हिस्टोन प्रोटीन्स डबल होगी, सेंट्रियोल रेप्लिकेट करके। ठीक है, तो उस केस में आप बड़े ध्यान से देखो, डीएनए कंटेंट डबल्स। पहले डीएनए जो रोड शेप था, अब वो डीएनए क्रॉस शेप्ड हो गया है। रोड से कैसा बन गया है? क्रॉस्ड। इसका मतलब उसका डीएनए कंटेंट डबल हुआ है बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अगर डिवाइड होने से पहले 46 क्रोमोसोम थे, G1 फेज में अगर 46 क्रोमोसोम थे, तो S फेज पार होने के बाद भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट डबल्स। ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, ये क्या कह रहा हूं मैं। अगली कहानी यही है। डिप्लॉइड मतलब मैंने बताया ना, जो अपने स्पर्म्स और एग्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं ह्यूमंस में वो डिप्लॉइड होते हैं। 23 क्रोमोसोम मदर से आए, 23 क्रोमोसोम फादर से आए, तो हो गए 46। तो ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स को हम हैप्लॉइड बोलते हैं और 46 को डिप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर S फेज।
In animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus. सिंथेटिक फेज में भी अभी जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो किस में हो रही है? न्यूक्लियस में. बट जो सेंट्रियोल्स हैं, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी जो 90 डिग्री में टी जैसी ऑर्गेनेली थी, सेंट्रियोल. डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ये तो पढ़े ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए ये डुप्लीकेट भी साइटोप्लाज्म में होंगे. पर याद रखने वाली एक बात, कब होंगे? सिंथेटिक फेज में. ये सिंथेटिक फेज था. सबसे पहले हमने देखा इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज, उसमें गैप 1 आया. गैप 1 में अकमुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. सेल अपने आप को तैयार कर रहे हैं सिंथेटिक फेज के लिए. तो उसके बाद G1 से एंटर कर गया सेल सिंथेटिक फेज में. ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है कब उसने G1 से एस फेज में एंटर होना है. जब एस फेज में एंटर हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और तीसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स भी रेप्लिकेट कर गए. अब एस फेज से सेल कहां पे एंटर करेगा? एस से एंटर करेगा G2 फेज में. इट इज द एंड ऑफ एस फेज एंड द स्टार्टिंग फेज ऑफ प्री माइटोसिस, गैप 2. ड्यूरिंग गैप 2 फेज क्या क्या होगा? सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. कुछ प्रोटीन्स तो गैप 1 में भी बनी थी, कुछ प्रोटीन्स गैप 2 में भी बनेंगी जो सेल की डिवीजन में हेल्प करेंगी. सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस. अब गैप 2 के बाद सेल ने एम फेज में जाना है, तो गैप 2 में सेल किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? एम फेज के लिए. सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस. सेल ग्रोथ कंटिन्यूज. और सम ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट होगी, ये भी कहां पे रेप्लिकेट करती हैं? गैप 2 फेज में. सम ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट्स इन गैप 2 फेज. इसका मतलब मेनली ऑर्गेनेलीज कहां रेप्लिकेट हुई? गैप 1 में. लेकिन सेंट्रियोल कहां रेप्लिकेट हुए? सिंथेटिक फेज में. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी ऑर्गेनेलीज कहां रेप्लिकेट हुई? गैप 2 फेज में. अडल्ट एनिमल्स, सम सेल्स डू नॉट डिवाइड. अब एडल्ट हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड ही नहीं करते. जैसे हमारे हार्ट सेल्स हैं ये डिवाइड ही नहीं करते. अब ये जाते कहाँ पे हैं? फिर ये पड़े कहाँ पे हैं सेल साइकिल के? कौन से फेज में पड़े हैं? तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या, व्हाट इज क्वाइसेंट स्टेज इन द सेल साइकिल. द सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर आफ्टर G1 phase, enter to an inactive state called quiescent center और G0 phase of cell cycle. G0 phase में सेल है जो स्पेशलिटी अटेन करता है, स्पेशलाइजेशन अटेन करता है. सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. तो भाई हमारे न्यूरॉन्स हैं वो G0 फेज में पड़े हैं. G0 फेज में पड़े हैं तो वो ये थोड़ी है इनएक्टिव हो गए, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. Cells proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of organism. मतलब सेल्स ऐसे थोड़ी अनकंट्रोल्ड ग्रो करते जा रहे हैं. सेल तब डिवाइड कर रहे हैं जब उनकी डिवीजन की जरूरत है. इस चीज को जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है. Many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that are injured or dead. ठीक है. जो अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जैसे चीता नजर आ रहा है, इसमें जो स्पर्म और एग हैं उन्हें छोड़ दो. उसके बाद जितने भी सेल्स हैं अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो सोमेटिक सेल्स हैं. तो बेसिकली वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से. ठीक है. स्पर्म और एग को छोड़ के इसमें जितने भी सेल्स पड़े हैं दे ऑल आर सोमेटिक सेल्स. अगर वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सोमेटिक सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो किससे होंगे? माइटोसिस से. अब पर जो प्लांट्स हैं इनके केस में जो माइटोसिस है, माइटोटिक डिवीजन है, ये आपको हैप्लॉइड सेल्स में भी नजर आएगी, डिप्लॉइड सेल्स में भी नजर आएगी. आप देखोगे हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो रही है, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो रही है. लेकिन एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल में
मेनली माइटोसिस हो रही है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब प्लांट सेल्स हैं, ये देखो ये पोलन ग्रेन बन गया। जब ये पोलन ग्रेन बना तो स्टार्टिंग में इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो मेल गमीट्स बना देगा। तो ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होके दो मेल गमीट्स बना रहा है पोलन ग्रेन में, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? माइटोसिस से। तो ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, जो दो मेल गमीट्स बने हैं ये भी हैप्लॉइड है, और बने किससे हैं? माइटोसिस से। ये चीज समझ आई ना। अब यार जब भी आप समझ रहे हो चीज को, है ना, इंटरेस्ट से, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे उसी कॉन्सेप्ट से, उसके आपने आंसर देने हैं। ई सेल्स कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट, हाँ जी, कितना टाइम लगता है इस सेल को डिवाइड करने में? 90 मिनट्स, 1.5 आवर, 90 मिनट्स। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग, हाँ जी, कब होती है डीएनए सिंथेसिस? तो यार मेनली डीएनए सिंथेसिस सिंथेटिक फेज में होती है। मेनली डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन सिंथेटिक फेज। ह्यूमन सेल्स डिवाइड वंस इन, ठीक है, 24 आवर्स। परसेंटेज ऑफ इंटरफेज इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मैंने आपको बताया सामान इकट्ठा करने से केक बनाने तक का टाइम है जो वो इंटरफेज है। जब आपने केक को काटा वो एम फेज है। तो सारा टाइम 95% टाइम कहां पे गया? इंटरफेज में। इंटरफेज को क्या बोल देते हैं? ठीक है, रेस्टिंग फेज, बट मेटाबॉलिकली इट इज वेरी एक्टिव फेज। मार्केट जाना, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उसे मिक्स करना किचन में लाके, उसके बाद उसे ओवन में रखना, ओवन के बाद उसकी आइसिंग करना, उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू लिखना, फिर उसे थोड़ा सा ठंडा करना। क्या यार, सारी लेबर तो इसी में लगी। तो अगर कोई बोले ये रेस्टिंग फेज है, यार ये तो गलत है, ये तो मिसनोमर है। ठीक है, साइंटिस्ट स्टार्टिंग से रेस्टिंग स्टेज बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, तो आप भी इसका नाम याद रख लो, बट इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज, है ना। एम फेज में तो बना बनाया केक काटना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।